नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से वास्ता रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ईडी, आईटी, सीबीआई दलाली में जुटा हुआ भगवा मीडिया, बिकी हुई प्रशासनिक मशीनरी, एक तरफा निर्णय सुनाने वाले कोर्ट, पुलिस का डंडा, लाठी, अश्रु गैस, केचुए के नाम से मशहूर चुनाव आयोग, बार बार बिगड़ने और सुधरने वाली ईवीएम मशीन, और एक तरफ एग्जिट पोल बताने वाले स्लीपर सेल, विश्व गुरु का डंका पीटने वाले स्वयंभू नेता की गारंटी, मुख्यमंत्रियों सहित कई नेताओं को जेल में डाल देने और कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर देने के बावजूद भी अगर भाजपा 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो इसे क्या कहा जाएगा। देश की एक बड़ी आबादी भाजपा की जीत को जीत नहीं बल्कि शर्मनाक हार के तौर पर देख रही है। जब जीत सम्मानजनक नहीं होती है तो यह माना जाता है कि जनता ने आपको खारिज कर दिया है। आज नहीं तो कल चला चली की बेला सामने आ जाएगी। बहरहाल आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में टीवी को जमीन पर पटकते हुए जो शख्स नजर आ रहे हैं वे आगरा के राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर हैं। तो पाराशर साहब ने अनुकूल परिणाम न आने की दशा में न केवल अपना टीवी फोड़ा बल्कि टीवी को आग के हवाले भी कर दिया। तो दोस्तों, यह एक तरह का दृश्य है। हकीकत यह है कि मामूली जीत पर कुछ लोग रो भी नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग अजीब तरह के डिप्रेशन में चले गए हैं। कुछ लोगों का डिप्रेशन इस बात को लेकर है कि जब देश के महामानव ने स्वयं 400 साल के बाद प्रभु श्री राम को अयोध्या में लाने का काम किया था तो फिर अयोध्या की सीट कैसे हार गए। डिप्रेशन में गए लोगों का कहना है कि जो हिंदू है वो हमेशा से सोया है और सोया हुआ रहेगा, अब उसको जगाना बेकार है। हिंदुओं ने ही हिंदुओं को हरा दिया है। सच तो यह है कि जो लोग भी हिंदुओं को इस वक्त गरिया रहे हैं वह ये भूल जाते हैं कि हर कोई भाजपा वाला हिंदू नहीं हो सकता है। कुछ लोग देश और संविधान को बचाने वाले हिंदू भी हो सकते हैं। खैर, आनन फानन में राम मंदिर का शिलान्यास और शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी का जो नुकसान होना था वह सामने है और अब यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या के लोगों ने कभी भी प्रभु श्री राम का साथ नहीं दिया था तो फिर वे मोदी का साथ कैसे दे सकते हैं। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का साथ वाराणसी की जनता ने भी नहीं दिया है। वर्ष 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 3,70,000 वोट से अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उन्होंने 4,31,000 वोट से जीत का परचम फहराया था। लेकिन 2024 के चुनाव में मोदी को 1,52,000 वोटों से ही जीत मिल पाई है। जो लोग भी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि जोड़ तोड़ और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के चलते मोदी जैसे तैसे 1.5 लाख वोट पा गए हैं। यदि चुनाव निष्पक्ष ढंग से होता तो मोदी हार जाते। वाराणसी के प्रत्याशी अजय राय कहते हैं कि मोदी को देश की जनता ने खारिज कर दिया है और अब मोदी अगली बार कम से कम वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो मोदी की लोकप्रियता का जो पैमाना है वह घट गया है। जो मोदी अपने नाम पर सीट और वोट लेकर आते थे उसमें फर्क आ गया है। चुनाव में भाजपा को सहयोगी दलों के साथ बहुमत तो मिल गया है, लेकिन अगर सहयोगी दल इधर उधर हो जाते हैं तो भाजपा बहुमत से दूर हो जाएगी। वैसे अकेले 240 सीट पाने के बाद अब भी भाजपा दूर ही है। अब भाजपा के अंदर खाने से यह सवाल भी उठने लगा है, आवाज उठने लगी है कि मोदी के बदले राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाना ज़्यादा बेहतर हो सकता है,
किसे प्रधानमंत्री बनाना है और नहीं बनाना है ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया में एक बड़ी आबादी नितिन गडकरी और 8 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। हालांकि टीवी में जो खबरें चल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर 9 जून को वाकई कोई शपथ ग्रहण समारोह है या होने वाला है तो आप सबको कई तरह की हलचलों को देखने के लिए इस पूरे हफ्ते तैयार रहना चाहिए। पूरा देश इस समय कई तरह की हलचलों का गवाह बना हुआ है। कोई मंत्री पद मांग रहा है तो किसी को स्पीकर का पद चाहिए तो किसी को और बड़ा विभाग चाहिए, लेकिन सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एनडीए के जो सहयोगी हैं उनकी गतिविधियों पर टिकी हुई है। सबको लग रहा है कि दोनों बाबू यानी चंद्रबाबू और नीतीश बाबू चमत्कार करेंगे या फिर नमस्कार करेंगे। वैसे नीतीश बाबू कई बार चमत्कार और नमस्कार दोनों करते रहे हैं, इसलिए हलचल कुछ ज़्यादा ही तेज है। इस बीच सोशल मीडिया में चंद्रबाबू नायडू पर दिए गए एक पुराने वक्तव्य का एक वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है। आइए उस वीडियो को भी यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, फिर भी इंडिया गठबंधन से जो जुड़े हुए लोग हैं वे खुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये चुनाव तानाशाही के खिलाफ था, लेकिन उससे ज्यादा इस बात के लिए था कि यह देश कैसे बनेगा और कैसे बचेगा। यही एक वजह है कि पूरे देश में कहीं पर भी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान तालिबान, राम और किशन भगवान, राशन और छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चल पाया। अब किसी भूखे आदमी से आप कहोगे कि तू प्रभु श्री राम की पूजा करते रहे, तेरा पेट भर जाएगा, तो ऐसे कैसे चलेगा। दोस्तों, इस चुनाव में लोगों ने संविधान, रोजगार, आरक्षण, महंगाई, अग्निवीर जैसे मसलों को महत्व दिया। इस चुनाव का एक संदेश यह भी है कि अब देश में हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चलेगा। यदि हिंदू मुस्लिम करते हुए नफरत का खेल खेलोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। मटन, मुर्गा, मछली, मंगलसूत्र नहीं चलेगा। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले नेताओं को जनता रिजेक्ट करेगी। आप देखिए कि अपने भाषणों में जहर उगलने वाली माधवी लता चुनाव हार गई। अमरावती से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा चुनाव हार गई। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। दुष्कर्म के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को हार मिली। किसानों के कसूरवार अजय मिश्रा टेनी की हार हुई। कई ऐसे दिग्गज हार गए जो अपनी जुबान से देश की अमन पसंद जनता के बीच जहर घोलने का काम कर रहे थे। इस चुनाव में यह भी साफ हो गया है कि आप जैसे भी सरकार चलाए, कम से कम संविधान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं चल पाएगी। वैसे भी बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार थोड़ा संभल संभल कर चलती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार कितने दिनों तक चलती है, चलती भी है या फिर नहीं चलती है। चलिए 9 जून तक इंतजार कर लेते हैं कि बैसाखी सरकार में कौन कौन क्या क्या पाने जा रहा है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल बहुत तेज है, इसलिए यह भी कहना थोड़ा ठीक होगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।